बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम चर्चा करेंगे कल सुप्रीम कोर्ट में आए ऐतिहासिक फैसले को लेकर के। ये फैसला संवैधानिक पीठ ने दिया है और इस फैसले को जो अखबारों ने जिस तरीके से समझा है वो ये है कि ये रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन की बात है, कोटा विद इन कोटा की बात है। और जो डीएमके की सरकार है, स्टालिन है, उन्होंने कहा है कि ये हमारे द्रविडियन मॉडल की जीत है और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो प्रयास किया था वो सफल रहा है और अब राज्यों को ये अधिकार मिल गया है कि वो कैटेगरी के अंदर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर वो चाहें तो जैसे तमिलनाडु है, वहां पर 76 जातियां हैं जिन्हें शेड्यूल कास्ट के अंदर शामिल किया गया है, तो वो उसका सोशो इकोनॉमिक सर्वे अपना करा सकते हैं। या जिस तरीके से वहां पर अरुणथा थैयार जो है उनके लिए जो स्कैवेंजर्स का काम करते रहे हैं, उनको जो विशेष 3.5% जो रिजर्वेशन दिया था उसको भी अपहेल्ड करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। पूरे देश में सामाजिक न्याय की ताकतें इसको एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही हैं, क्योंकि समाजवादी भी लगातार जब महिला आरक्षण की बात आ रही थी तो आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात लगातार कर रहे थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहेल्ड करने का काम किया है। मतलब आप जिस भी कैटेगरी को आप आरक्षण देने का काम कर रहे हैं उसके भीतर आपको सब कैटेगरीज जो है उसके अंदर डिफरेंशिएट करने का, या जो सबसे ज्यादा जो है अनप्रिविलेज्ड है, जो सबसे ज्यादा वंचित है, उसको आप विशेष अवसर जो है देने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपकी जो है परिचय कराता हूं जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके साथ में। हमारे साथ में संदीप यादव जी जुड़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में सलीम भाई खान साहब जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं, कई जो है चैनल के भी वो लगातार एक लोकप्रिय चैनल का निर्देशन भी करते हैं और एक कमिटेड सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर उन्हें जाना जाता है। हमारे साथ में नागेश चौधरी जी नागपुर से जुड़े हुए हैं और वो बहुजन अखबार, बहुजन पत्रिका, उसका संघर्ष, उनका एक अपना इतिहास है लंबा। हमारे साथ में डॉक्टर जितेंद्र मीना जी जुड़े हुए हैं और होस्ट के तौर पर यहाँ पर तिवारी जी हैं। इस प्रोग्राम को रत्ना वोरा जी जो हमारे गुजरात की साथी हैं, अहमदाबाद की, वो इसे कंडक्ट करेंगी। तो हम लोग अलग अलग जगह के साथी यहाँ पर जुड़े हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर संदीप जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, वो अपनी इसमें टिप्पणी दें और इसको जो है रत्ना वोरा जी कंटिन्यू करेंगी। संदीप जी आपकी टिप्पणी लेते हैं क्योंकि आप कहीं रास्ते से जुड़े हुए हैं, आपका कनेक्शन कभी भी जा सकता है। जी डॉक्टर संदीप कुमार जी। सर धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर इसमें दो जजमेंट। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझको नहीं आ रही है, बाकी सब पैनलिस्ट को आ रही है क्या आवाज? हाँ जी हमें आ रही है। आप बोलिए। आपकी आवाज हम लोगों को क्लियर आ रही है सुनीलम सर, और उम्मीद है मेरी भी आवाज अच्छी जा रही होगी। आ रही है जी, बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जजमेंट है इसमें दो तरह के जजमेंट है। एक सजेस्टिव जजमेंट है, वो जजमेंट है कि क्रिमिनल भी होना चाहिए, और रही बात इस कैटेगराइजेशन की बात है। ये जो मामला बनना शुरू हुआ एक्चुअली क्या था कि आंध्र प्रदेश में जस्टिस चेन्नैया की आंध्र प्रदेश में 4 तरह के कैटेगराइजेशन हुए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन में ABCD ग्रुप बनाया गया, और उनके जजमेंट में मैंने ये जो निर्णय लिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसके खिलाफ चेन्नैया का जजमेंट आया कि नहीं, ये नहीं किया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है। लेकिन सर ये जो जजमेंट आया है पंजाब और हरियाणा की भी गवर्नमेंट ने, पंजाब की गवर्नमेंट ने वाल्मीकि समाज और मजहबी सिखों को एक बड़ा चंक दे दिया था, 25% का जो रिजर्वेशन था उनका। लेकिन ये जो जजमेंट है बेसिकली ये जजमेंट कम और एक पॉलिटिकल और सोशल जजमेंट है, और पॉलिटिकल और सोशल जजमेंट है सर। और बेसिकली ये एक तरह का समाज में
अब सबसे पहले तो ये मुझे आश्चर्य होता है कि भी से पहले एक एम्पिरिकल डेटा होना चाहिए। कोई डेटा नहीं है देश में। अभी चित्र स्थिति है कि 2019 में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू हुआ, 10% का रिजर्वेशन 10 जातियों को भी मैंने उसमें लगता है 5-6 जातियां हैं, कितनी जातियां हैं इसका कहीं कोई आंकड़ा नहीं है। और रही बात ये जो दलित मूवमेंट थे, जो दलित एक तरह के एक कॉन्सेंसस उभर रही थी, उसकी एकता को भी तोड़ने का प्रयास है। ये लगता है कभी कि ये जो जजमेंट है थोड़ा कहीं आरएसएस का मसला है, और आरएसएस जो चाहता है वो हो रहा है। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि वंचित तबका चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, वो बहुत कमजोर होगा इससे। एक तो सबसे बड़ी बात प्रश्न ये उठता है कि 15% का रिजर्वेशन है एससी कास्ट को, 2000 जातियां हैं। सबसे आप रिव्यू कर रहे हो तो ये रिव्यू करो ना, आंकड़ा जुटाओ पहले। आपके पास ने कोई कास्ट सेंसस नहीं की, आपने देश की सेंसस ही 2021 में होनी थी, वो नहीं कर पाए आप, और यहाँ जजमेंट आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मसला है कि कोई इंपेरिकल डेटा ना हो। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई, पेरिस से आई, भारत सरकार ने नहीं दिया, पेरिस से वो रिपोर्ट आई है, और थॉमस पिकेटी ने वो रिपोर्ट दी है। भारत के किसी जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हिस्ट्री के आदमी हैं, तो भारत के किसी अर्थशास्त्री ने नहीं दिया। दुनिया का नंबर 1 अर्थशास्त्री बहुत रिकॉग्नाइज है, लुकास चांसल ने है, लुकास चांसल भी थे उस रिपोर्ट को तैयार करने में। वो कहती है कि जो भारत का धन है उसमें जो एससी समुदाय है उसकी 2012 में जो भागीदारी थी वो 1.8% थी, जो केवल 2022 तक बढ़ी है तो 2.3 हुई है। ओबीसी की जो भारत के धन में रिप्रेजेंटेशन था वो था 2022 में 9%। कौन की संदीप जी आपकी आवाज कट रही है। संदीप जी आपकी आवाज कट रही है, बहुत डिस्टर्बेंस है। आपकी आवाज जब तब तक ठीक हो तो फिर आपके पास आएंगे। अब हम चलेंगे रत्ना बोरा जी के पास। रत्ना बोरा जी कंटिन्यू कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुजन संवाद में बुलाने के लिए। आज के इस बहुजन संवाद में जो विषय रखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये पूरे हमारे समाज को लगता विषय है, क्योंकि हमारे समाज में जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था की वजह से जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था की वजह से जो आरक्षण दिया गया है, संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, आज मैं समझती हूँ कि संविधान के इस आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने। मैं जानती हूँ और मैं मानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ की इस तरह से निंदा नहीं की जानी चाहिए, परंतु जो कल जो फैसला आया है वो अपने आप में दोषपूर्ण फैसला है। उसको क्यों दोषपूर्ण कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर संविधान ने जो आरक्षण दिया उसके साथ को मद्देनजर रखते हुए दो प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या जो समुदाय है अनुसूचित जाति जनजाति के, उनको बीच में वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये दो प्रश्न आज बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे सामने आए हैं। और सबसे पहला जो ये प्रश्न है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, तो मैं बहुत ही स्पष्ट तौर से बता देना चाहती हूँ कि संविधान में जब आरक्षण दिया गया तो उसमें आर्थिक आधार बिल्कुल नहीं देखा गया था। आरक्षण अनुसूचित जातियों को इसलिए दिया गया था क्योंकि अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव होता था, अनुसूचित जातियों के साथ छुआछूत होती थी, और अनुसूचित जातियों को समाज के एक तबके से अलग काट के रख दिया गया था। और इसी वजह से जब संविधान तैयार हुआ तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये खास प्रावधान रखा। आर्टिकल 340 जो कि ओबीसी के बारे में बात करती है, आर्टिकल 341 जो कि अनुसूचित जाति के लिए बात करती है, और आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो आदिवासी समाज के लिए बात करती है। और उसमें इस समाज को मतलब अनुसूचित जाति को होमोजीनियस बताया। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि एक समुदाय, एक वर्ग, जिसको अपने आप से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर जो 7 जजेस की जो खंडपीठ तैयार हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, वो 6:1 से फैसला आया है। अर्थात 6 जजेस ने एक तरफ फैसला सुनाया है और सिर्फ एक जज ने, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने एक तरफ फैसला सुनाया है।
उनके विरुद्ध में फैसला सुनाया है। जस्टिस, अब इनको समझना जरूरी है कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने क्या कहा। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 341 जो अनुसूचित जाति के लिए बना है, उसमें उनके लिए प्रावधान दिए हैं, उसके तहत एक सूची तैयार की जाती है। एक सूची तैयार राज्य सरकार करती है, फिर गवर्नर के साथ बैठ के उसके अंदर सलाह मशवरा होता है और फिर वो सूची पार्लियामेंट में भेजी जाती है और पार्लियामेंट के में पास होने के बाद उसमें जो भी जातियां इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना, मतलब जातियों को अंदर रखना या ना रखना, इसका काम फैसला सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के आखिरी एसेंट के बाद, उनके मंजूरी के बाद ही दिया जाता है। तो यहाँ पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा है कि किसी भी तरीके से जातियों को जो सूची है उसको बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का है, उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और अगर संविधान में छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, न्यायपालिका नहीं कर सकती, क्योंकि न्यायपालिका काम संविधान में छेड़छाड़ करने का नहीं है। अगर कुछ भी संविधान में बदलाव लाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वो बदलाव ला सकती है। तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि ये राज्य सरकारों को एक तरह से निर्देश दिए हैं कि आप वर्गीकरण कीजिए, और वर्गीकरण के बाद एक और, मैं इसको दोषपूर्ण फैसला इसलिए कहती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये मुद्दा था ही नहीं कि क्रीमी लेयर लगाया जाए या ना लगाया जाए, परंतु फिर भी क्रीमी लेयर को लाया गया और क्रीमी लेयर की बात की गई। अब यहाँ पर एक एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ दलित एक्टिविस्ट, मैं आप इस पैनल के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो अनुसूचित जाति है या जो दलित समाज है, वो दलित समाज ही रहता है, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख के आगे आ जाए, चाहे वो कितना भी पैसे संपत्ति से सुखी संपन्न हो जाए, समृद्ध हो जाए, गाड़ियां बंगले में रहना शुरू करते, फिर भी दलित ही रहता है। उसको कभी भी जो मेन स्ट्रीम का जो अगड़ा स्वर्ण वर्ग है स्वीकारता नहीं है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो मैं कहूंगी कि अगर एक दलित समाज का ऑफिसर या दलित समाज का बड़ा व्यापारी अपने गाड़ी घोड़े के साथ किसी स्वर्ण जाति की सोसाइटी में मकान खरीदने की बात तो दूर, अगर किराए पे भी लेने जाता है और जाति बता के जाता है, छुपा के जाए तो अलग बात है, परंतु यदि जाति बता कि अगर वो किसी स्वर्ण सोसाइटी में मकान लेने जाना चाहता है तो उसको मकान नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब दलित आज की तारीख में भी दलित ही है, और संविधान में उनको रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि वो दलित है, इसलिए नहीं दिया गया कि वो आर्थिक तौर पे समृद्ध हो गए हैं या समृद्ध है। तो यहाँ पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है उसको समझने में बहुत बड़ी भूल की है। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से ट्रेंड चला आता है कि आरक्षण खराब है, आरक्षण खराब है, आरक्षण खराब है, अरे आप आरक्षण के बारे में बात करते हैं पर जाति मिटाने की तो कोई बात करता नहीं। जाति है तो आरक्षण आया ना, यदि जाति ही नहीं होती तो आरक्षण कहाँ से आता, तो आरक्षण क्यों देना पड़ता। तो यहाँ पर मैं अभी आप चाहेंगे तो मैं दोबारा भी और स्पष्टता के साथ इस विषय पर बात करना चाहूंगी। अभी मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट साथियों को सुनना पसंद करूंगी। जी तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। एक तो चीज है कि हमारे संविधान की, हमारे देश की, हमारी व्यवस्था की ये परिकल्पना है कि सबको अवसर मिलना चाहिए, समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। जो ये सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन सबको मिलना चाहिए। उसमें हम अक्सर देखते हैं कि सामाजिक रूप से पिछड़े लोग सामाजिक न्याय के नाम पे कुछ लोग जो उसकी सुविधा ले लेते हैं, वो लोग लगातार सुविधा लेते रहते हैं और उसके बाकी समाज उससे कट जाता है, पीछे छूट जाता है। तो यह जो फैसला आया है, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? हम चलेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने प्रोफेसर जितेंद्र मीना जी, मैं जितेंद्र मीना जी के पास। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं एक मिनट में केवल ये जोड़ना चाह रहा हूँ। मैं क्योंकि बहुजन संवाद पे बता चुका हूँ कि सागर जिले में और एक जो है खुरई नाम के में एक गांव में 3 दलितों की हत्या हुई और एक के बाद एक, क्योंकि गवाह थे, उनकी हत्या हुई। हत्या करने वाला जो है उच्च जाति का था, उसको आरोपी नहीं बनाया गया, FIR उसकी नहीं हुई।
एसएसपी ने कह दिया कि जो एक बचा वाला लड़का है उसकी भी हत्या हो जाएगी, उसकी भी एफआईआर नहीं हुई। और आज जो है वहां पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उन्होंने जारी कर दी, जिसमें कहा कि एक जो लड़की को पहले दुर्घटना में बताया जा रहा था तो कहा कि वो खुद ही कूद गई। मतलब आप सोचिए तो क्या है कि ये जो माइंडसेट की बात कही है रत्ना जी ने, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने इस प्रसंग को इसलिए लाया कि ये आज का प्रसंग है। और जब एक ही परिवार के 3 दलितों की हत्या हो और उसमें भी जस्टिस अगर इस देश के अंदर ना होता हो तो फिर किस स्थिति के अंदर हम जी रहे हैं, हमारा समाज है, और किस स्थिति में फैसला आया है, उसको संदर्भ में रखना, ध्यान में रखना जरूरी है। आप कंटिन्यू करिए। जी जी, आपको टिप्पणी करना चाहिए रत्ना जी? हाँ जी, मैं अभी आपने मुझे जैसे बताया कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, समान अवसर मिलना चाहिए। और ये बात भी सही है कि दलितों में भी कई जातियां हैं जो आपस में बटी हुई हैं, जो आपस में विसंगत रखती हैं। तो लेकिन यहाँ पर जिन जातियों ने मान लीजिए कि आरक्षण ले लिया, मान लीजिए कि आर्थिक आधार पर उन्होंने एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है, परंतु दूसरा एक ऐसा व्यक्ति है जो इसे सपोज करो, मान लीजिए कोई वाल्मीकि समाज का है, वाल्मीकि समाज का वो परिवार वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो यहाँ पर कोई भी दलित ये नहीं चाहेगा कि उसका वाल्मीकि भाई पीछे ही रह जाए और वो उसके तरफ तक ना आ सके। क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई ने जो एग्जाम्पल दिया है कि एक ट्रेन है और ट्रेन के अंदर बहुत जनरल डब्बा है, जनरल डब्बा में जो अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो बाहर वाले को नहीं चाहते हैं कि वो अंदर आए, पर जब वो अंदर आ जाता है तो अपनी जगह बना लेता है। तो मैं समझती हूँ ये अपने आप में बहुत गलत एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके कहने के हिसाब से जो अंदर है वो दलित समाज का वो तबका है जिसने आरक्षण ले लिया है। परंतु मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो अंदर है जिसने आरक्षण ले लिया है उसने कब मना किया है कि दूसरे लोग अंदर ना आए, परंतु उनको अंदर लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। सरकार को उनके लिए अच्छे स्पेशल स्कूल तैयार करने पड़ेंगे, कोचिंग सेंटर तैयार करनी पड़ेगी, उनके लिए अच्छे हॉस्टल बनाने पड़ेंगे, उनको अच्छी ट्रेनिंग पड़ेगी, ताकि जो पीछे रह चुका उनके लिए नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और बजट के अंदर स्पेशल प्रावधान रखना पड़ेगा। आपने उनको पढ़ने तक 12वीं तक तो आने तक नहीं दिया, अब जब 12वीं तक बच्चा आएगा नहीं तो कैसे जाएगा? इसी तरह ग्रेजुएशन के लिए अगर ग्रेजुएशन तो किया नहीं तो नौकरी कैसे पाएगा? तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो तो वो बेचारा पूरा कर नहीं पाया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा अगर आपने उसको वर्गीकरण कर दिया, मानो कि 10 में से 4 सीटें आपने वाल्मीकि समाज के लिए रख दी, चलो ठीक है, अच्छा रख दी, पर यदि वो 4 सीटों पे एक भी वाल्मीकि नहीं मिल पाता या एक आध मिलता है, 2-3 खाली रह जाती है, फिर क्या होगा? आपने तो उसको कोटे में डाल दिया, वो सीट तो खाली रह जाएगी। जब वो सीट खाली रह जाएगी उस समय के बाद वही सीट जनरल के अंदर चली जाएगी। तो कहने का मेरा ये साफ तौर पे मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो बहुत बड़ा विसंगतियों से भरा हुआ है और वो एक अलग माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं। मुझे दुख हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने के बावजूद भी वो सामाजिक न्याय की परिभाषा को नहीं समझ पाए हैं और दलित समाज पे इसका बहुत बड़ा रोष है और बहुत विरोध है। और हो सकता है भविष्य में पूरे भारत देश के दलित संगठन मिलके एक होके और हमारे डॉक्टर सुनीलम जैसे, डॉक्टर तिवारी जैसे लोग मिलके भी जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं वो इस मुहिम में अपनी भागीदारी देंगे और दलित समाज की लड़ाई को लड़ने में अपने आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ आपके के थ्रू। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आगे फिर बुलाएंगे। जितेंद्र जी आपकी टिप्पणी, आप चर्चा को आगे बढ़ाइए, आप सबकी जितेंद्र जी। जी देखिए सर, ऐसा है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये आया है कि भाई नौकरियों में जो रिजर्वेशन है उसका वर्गीकरण होना चाहिए ताकि सबको हिस्सेदारी मिल सके। अब ये सबको को समझना बहुत जरूरी है। देश में लगभग 30% आबादी है जो कि एससी और एसटी की है। अब इस 30% को माने तो मोटा मोटी लगभग 42 करोड़ आदमी आज की तारीख में एसटी और एससी समाज का है, 42 करोड़।
जो एलिजिबल है नौकरी के लिए, जो वर्कफोर्स के तौर पे हम माने तो लगभग 30-32 करोड़ आदमी ऐसा है एसटी और एससी का जो कि नौकरी के लायक है, 30 से 32 करोड़। अब सवाल ये आता है कि सरकारी नौकरियां कितनी हैं जिसमें सबको देना है। तो सरकारी नौकरियां पूरे देश में है, सेंटर और स्टेट मिला के 2 करोड़, 1,96,00,000। उसमें एसटी एससी ओबीसी कितना, 50% माने के लगभग 96 लाख के आसपास, 1 करोड़ मान लेते एक एग्जाम्पल के तौर पे। उसमें से 27% हटा देते हैं ओबीसी का, 27 दूना का 54, बच गई है 46 लाख नौकरियां। तो पूरे देश में सरकारी नौकरी है 46 लाख, लोग हैं जो एलिजिबल नौकरी के लिए 32 करोड़। तो पहला सवाल तो ये आता है कि 32 करोड़ लोगों को 46 लाख में सबमिट करोगे कैसे, पहला सवाल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 32 करोड़ लोग 46 लाख नौकरियों में सबको हिस्सेदारी मिल जाए, पहली चीज। अब आते हैं गवई साहब के एग्जाम्पल का, जिसका वकील साहिबा रत्ना जी जिक्र कर रही थी कि एक ट्रेन का जनरल डिब्बा, एग्जाम्पल है जनरल डिब्बा। जनरल डिब्बा कितना होता है एक ट्रेन में, मैक्सिमम 2, बाकी तो ट्रेन किसके लिए रिजर्व है, उस पर चर्चा नहीं होनी है। तो सरकारी नौकरी तो 2 ही डिब्बा है ना, तो जो बाकी की पूरी ट्रेन है उस पर कौन मजा लेगा, उस पर कौन चढ़ेगा, उस पर किसका कब्जा होगा। सरकारी नौकरी के अलावा 85% दलित जमीन के बिना घूम रहा है, उसको जमीन नहीं देंगे जी, उसको नौकरी देंगे, उस 26 लाख में 46 लाख में से जमीन नहीं देंगे उसको। 32 करोड़ लोगों को 46 लाख में घुसाना है, जमीन पर चर्चा नहीं करेंगे। जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें सब पे कब्जा सवर्णों का है, उसमें चर्चा नहीं होगी कि वहां उसको नौकरियों में हिस्सेदारी देनी चाहिए, सीओ भी उसको बनना चाहिए। कोई वाल्मीकि समाज कब तक जो है वाल्मीकि व्यक्ति गटर साफ करेगा, वो सीओ क्यों नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बनना चाहिए उसको, उसको एकदम बनना चाहिए, लेकिन वहां नहीं, क्योंकि वो डिब्बा तो रिजर्व है, वो तो अलग के लिए रिजर्व है। जनरल डिब्बे में घुसाना है, क्योंकि सवाल जनरल डिब्बे का है। और आपने आर्गुमेंट भी ऐसा दे दिया कि जनरल डिब्बे में जो घुस चुका है वो नहीं घुसने दे रहा। जनरल डिब्बे की एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन से डिब्बा बढ़ नहीं सकता है। वो लिमिटेशन आपने 7.5% और 15% की फिक्स कर रखी है, उसको आपको पहले तो एक्सपेंड करना पड़ेगा। 7.5 को आपको 10% करना पड़ेगा जो उसकी आबादी है, 15% को 20 करना पड़ेगा जो उसकी आबादी है। पहले तो डिब्बा बढ़ाइए, डिब्बे की साइज बढ़ाइए, और फिर आइए आप जो बाकी के डिब्बे जो आपने सो कॉल्ड बिना कहे रिजर्व है बाकी लोगों के लिए, उस पे आइए, और तब जाकर के आप सबको न्याय दे पाओगे, सबकी हिस्सेदारी हो पाओ, क्योंकि ये सबका बहुत जरूरी है। ये देखने में जजमेंट बड़ा बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है कुछ लोगों को कि वाह वाह वाह, सबको हिस्सेदारी पॉसिबल ही नहीं है, सबको हिस्सेदारी किसी भी तौर पे पॉसिबल नहीं है। अब इसके अलावा चीजें देखिए कि इसमें फ्लो कहां है। एसटी एससी का रिजर्वेशन संविधान के लागू होने के पहले सेटल्ड है, संविधान के लागू होने के बाद तो एसटी एससी के रिजर्वेशन का डिबेट आया ही नहीं, वो तो लागू होने के पहले संविधान सभा में सेटल्ड है। जो मसला संविधान सभा में सेटल्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सभा के डिसीजन को चैलेंज कर दिया, पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज पे, जो आधार थे उसमें गरीबी आधार नहीं है। पूना पैक्ट का समझौता उसको याद करने की जरूरत है। 1919 में जिस दिन एससी के रिजर्वेशन की घोषणा है, एक डिप्राइव्ड क्लास के लिए घोषणा हुई रिजर्वेशन की, उस आधार को समझे जाने की जरूरत है। आप उसको हटा दिए, उस कॉन्टेक्स्ट को आपने 1932 का पूना पैक्ट हटा दिए। जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी तब आप क्यों रिजर्वेशन का नाम लेकर के आए? आप दीजिए सेपरेट इलेक्टोरेट, आइए बाबा साहब की पुरानी डिमांड पर, हटा लीजिए, आप पूरा हटा लीजिए, ले जाइए जितना है, आप आ जाइए ओरिजिनल डिमांड पे जो पूना पैक्ट में उठाई गई थी, वहां से शुरू करते हैं। उसके बाद आपने एसटी का मामला आया, एसटी का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट गरीबी के आधार पर नहीं लगाया गया था, उसमें 127 जातियां थी जो क्रिमिनल थी, जिनको घोषित किया गया था।
1872 से लेकर 1949 तक वो पूरी की पूरी जात, पूरी की पूरी कम्युनिटी क्रिमिनल घोषित थी, जिसका हर एक युवा, हर एक जो लगभग 10-12 साल से ऊपर का जितना भी लोग थे, मेल फीमेल, सबको पुलिस थाने में जाकर के डेली हाजिरी देनी होती थी। हिंदी में उसको जरायम पेशा कहते थे। मेरे पुरखे देते थे हाजिरी, हर दिन थाने में शाम को जाकर के हाजिरी देते थे। वो उनकी गरीबी के चलते नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर एक ठप्पा था कि भाई ये क्रिमिनल ट्राइब है, तो इनको आके अटेंडेंस देनी पड़ेगी हर दिन थाने में आकर के शाम को, और उन्होंने दी। उसके चलते हुआ आपने सडनली आकर के कह दिया बैकवर्ड का। एसटी एससी के रिजर्वेशन को जब सेटल किया गया था, बैकवर्ड टर्म ही नहीं है। जिस टर्म पे इतना पूरा का पूरा बवाल मचा है, फोकस किया जा रहा, बैकवर्ड तो शब्द ही नहीं है एसटी एससी के मामले में। वो तो शब्द आप घुसा रहे हैं। बैकवर्ड शब्द आता है पहली बार ओबीसी रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वो एसटी एससी में आता ही नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 341 एक बात कहता है कि एसटी एससी होमोजेनियस कैटेगरी है, समरूप है, एक समान है, उसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर जाकर के उसको वायलेट करता है। संविधान में अगर कोई मॉडिफिकेशन होना, कुछ भी चेंज होना है, तो यह काम था संसद का, जो आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं। उसके अगली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य बना सकते हैं। एसटी एससी की लिस्ट में छेड़खानी सीधा का सीधा राष्ट्रपति तय करता है कि होगी नहीं होगी, शामिल होगा नहीं होगा। आपने सीधा का सीधा राष्ट्रपति से भी ऊपर बना दिया राज्यों को। आपने संसद को वायलेट किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, आपने संविधान सभा के डिसीजंस को चैलेंज कर दिया, आपने राष्ट्रपति को चैलेंज कर दिया, और आप कह रहे हैं कि आप 46 लाख नौकरियों में 32 करोड़ लोगों को घुसा देंगे, एक जनरल कंपार्टमेंट में आप सबको घुसा देंगे। पॉसिबल ही नहीं है सर। ऐसे में सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजों को वायलेशन किया। अब असली खेल पे आते, ये तो हो गई जो जितनी भी टेक्निकल चीजें, खेल क्यों खेला गया। पिछले 8-10 सालों में एसटी एससी ओबीसी की एक यूनिटी बढ़ती हुई दिख रही थी, जिससे परेशान लोग दिख रहे थे। कि कौन लोग परेशान, हम सब लोग जान रहे हैं कि एसटी की यूनिटी, एससी की यूनिटी रोस्टर आंदोलन में देखा, एसटी एससी एक्ट में हमने देखा, हमने बहुत सारे मामलों में देखा। और वो यूनिटी को, उस यूनिटी के चलते दलित पॉलिटिक्स का राइज हुआ, आदिवासी पॉलिटिक्स का राइज हुआ, ओबीसी पॉलिटिक्स का राइज हुआ। अब उस पॉलिटिक्स को तोड़ना है तो इनका फ्रेगमेंटेशन कर, उसका डिवीजन कर दो, ताकि पॉलिटिकली ये कमजोर हो जाएंगे, और पॉलिटिकल कमजोर हो जाएंगे तो सत्ता परमानेंटली उनके हाथ रहेगी, और धीरे धीरे सारा चीजें प्राइवेटाइज होती चली जाएंगी। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा खेल पॉलिटिकली एसटी एससी ओबीसी को बिखेरने के लिए, सत्ता पे परमानेंट आरएसएस का कब्जा हो, ताकि वो हिंदू आइडेंटिटी भी मजबूत होती रहे, और जो कास्ट कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही थी उसको खत्म किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट को चेहरा बना करके बीजेपी और आरएसएस ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स खेल ली, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स खेल ली। और यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आप पढ़ोगे तो वो फैक्ट से कम ऐसा लगता है कि किसी मीडिया चैनल पे बैठा हुआ कोई एंकर जजमेंट दे रहा हो। उसको लगता है कि, मुझे ये लगता है जब बाबरी वाला डिसीजन आता है तब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि बहुमत का जो है ये फीलिंग है, बहुमत को ऐसा लगता है कि मंदिर बनना चाहिए। अब बहुमत को लगता है तो कौन सा सर्वे बहुमत ने किया, ये कैसे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि कुछ को फायदा मिल गया। ये कुछ कौन है, सुप्रीम कोर्ट डेटा दे कि ये कुछ कौन है जिसको फायदा मिला। दीजिए आंकड़े, लेकर के आइए आंकड़े। जब आप सब कुछ कर ही ले रहे हैं तो आप आंकड़े दीजिए। आपके पास कोई आंकड़ा है? नहीं है। अब मैं बताता हूं आंकड़ा। इस देश की यूनिवर्सिटीज में पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन 1997 में आया, एसटी एससी। ओबीसी रिजर्वेशन 2008 में आया, 27% आज तक पूरा नहीं हुआ ओबीसी का, एसटी का 7.5%, एससी का 15% आज तक तय नहीं हुआ। आईआईएम में 7 आईआईएम में 0 एसटी प्रोफेसर है, 0, बड़ा वाला 0। अब इस 0 का वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट करे कि 0 का कौन सा हिस्सा से समाज को जाएगा। 3 दलित है, 7 आईआईएम में 3 दलित असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब वो बंटवारा कर ले कि 3 दलितों का बंटवारा कैसे होगा, और बाकी के जो सीटें खाली रहेंगी वो किस किस के हिस्से में जाएंगी। ओबीसी के 6 प्रोफेसर आईआईएम में, आईआईटी में फिर अगेन वही 0, बड़ा वाला 0। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 7.5% रिजर्वेशन को आज की तारीख में लगभग 27 साल होने के बावजूद भी 3% से ऊपर नहीं गया एसटी का रिजर्वेशन। एससी का 4% के आसपास है, ओबीसी 7% पे टिका हुआ है।
इसलिए ये जरूरी है। आप लेटरल एंट्री से 50-52 लोग अपॉइंट कर चुके हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें आपने सेक्रेटरी बना दिए, जॉइंट सेक्रेटरी बने, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उसमें एक एसटी नहीं है, एक एसटी नहीं है, एक ओबीसी नहीं है। डिब्बा बड़ा करना पड़ेगा और जरूरत हो तो नए डिब्बों पे कब्जा दीजिए, उन डिब्बों को खोलिए जिनको रिजर्व करके आप बैठे हुए हैं। जमीनों पे जिस पे कब्जा है, संस्थानों पे जिसका कब्जा है, पीएम में सेक्रेटरी खोजिए तो पता नहीं चलेगा कितने एसटी कितने ओबीसी, वहां भी बड़े वाले 0 हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस पूरी डिबेट को समझे कि एक्चुअली में जनरल कंपार्टमेंट में घुसाना क्यों चाह रहे हैं और किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश हो रही है, और ये प्रोटेक्शन बहुत क्लियर कट दिख रहा है। जी, थैंक यू। आपको टिप्पणी करना चाहिए। एक बार सबकी टिप्पणी ले ली जाए, है ना। हाँ, एक बार हम नागेश जी की और डॉक्टर खान की टिप्पणी ले लें और उसके बाद में फिर रत्ना जी आपकी फिर और सुना जाए, क्योंकि जरूरी है कि अलग अलग एस्पेक्ट आ जाएं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ रहे हैं और वो डिबेट के लिए, लोगों को सोचने समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और मकसद भी इस प्रोग्राम का यही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है बस। जी, नागेश चौधरी जी। नागेश चौधरी जी। हाँ, अभी जो 2 वक्ताओं ने अच्छी बात कही है कि इस देश में जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये तो आरएसएस के फिलॉसफी के मुताबिक ही हो रहा है, क्योंकि इस देश में जो परिस्थिति है ओबीसी एससी एसटी की, वो बहुत ही दयनीय है, और उनमें भेदाभेद करना, उनको बाइफरकेशन करना, उनको जातियों को जाति देखना उनमें से, ये तो एससी में झगड़ा लगाने की बात है। एक एससी में से जो लोग है कि उनको लगेगा इस जाति को मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा, तो वही एक फूट डालने की बात है कि एससी में कैटेगरी हो जाए, होना चाहिए। मंडल कमीशन ने बोला था कि कैटेगरीज नहीं होना चाहिए, फिर उसमें भी रोहिणी कमीशन लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि जातियों को अंतर्गत झगड़ा लगाना, और जो खुद को ऊंची जाति कहते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाना, ये सब इस जजमेंट का उद्देश्य दिखता है। क्योंकि आरएसएस को चाहिए कि इस देश में दलित हो, ओबीसी हो, जो पिछड़े हैं, उनको कम से कम नौकरी मिलेगी, और जो खुद को ऊंची जाति वाले कहते हैं, जो ब्राह्मण है, उनको उनके कब्जे में सबसे ज्यादा से ज्यादा नौकरियां रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन उनके कब्जे में रहेगा, और इनके कब्जे में कुछ भी नहीं रहेगा, एससी एसटी ओबीसी के कब्जे में। ऐसी जो मानसिकता है आरएसएस की, जो मनुवादी मानसिकता है कि मनु ने जो बोला है कि इस देश का मालिक ब्राह्मण होगा और उसके नीचे सभी लोग होंगे, ये जो मनु ने लिखा है, उसी रास्ते पर आरएसएस चल रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हम ही इस देश के मालिक है, हम बोलेंगे वैसा ही देश का कारोबार चलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि जो नौकरी पेशा में, जो ऊंची नौकरियों में जो क्लास है, वो जो कास्ट है, दैट इज गवर्निंग क्लास। तो उसमें आज हम देखते हैं कि सभी दिखते हैं लोगों के, जो सेक्रेटरीज है और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हो या किसी ऑफिस दिल्ली के, वो देखोगे तो आप तो सबसे ज्यादा परसेंटेज उन्हीं का, जो राहुल गांधी ने बोला था कि वो 90 में 2 या 3 ओबीसी है। तो इसका मतलब है कि गवर्निंग क्लास कौन है? तो गवर्निंग क्लास की ताकत बढ़ाने का जो ये निर्णय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो अभी के वक्ता ने जो बताया कि बराबर है, कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि वो आरएसएस की पॉलिसी को लागू करने की बात कर रहा है। आरएसएस को वही चाहिए, और प्राइवेटाइजेशन होने के कारण नौकरियां बहुत कम हो गई है, तो आरक्षण किसी को देंगे? ये जो लैटरल एंट्री भी है, वो भी जाति व्यवस्था के जो ऊंची जाति वाले कहीं उनको मिली है, और जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है, वो कैसा दिया है? वो तो वो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई ये प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। तो 10% दिया, इसका मतलब है कि वो इस देश की जो 50% पॉपुलेशन, 15% लोगों को 50% नौकरियां थी, उसको और बढ़ा दिया, 60% कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमको लगता है कि इस देश का जो कास्ट रूल, देश का कास्ट जाति व्यवस्था का सत्ता चलेगी, जो सबसे ऊपर है जात है, बोले कि हम बोलेंगे वैसे उनकी सत्ता चलेगी, ये होने वाला है। तो ये इसमें पॉलिटिकल भी इसमें झगड़ा लगाने की बात है, क्योंकि स्टेट के हाथ में अगर रिजर्वेशन देना है, आरक्षण देना है, तो वो इस पार्टी के कौन सी जात है उसका उपयोग करेगी, और पॉलिटिक्स में भी वो भेदाभेद करके वो ये पॉलिटिकल पार्टी जब है वो उसका उपयोग करेगी, और ये
फूट डालने का काम है, पॉलिटिकली भी फूट डालने का काम है कि ये पार्टियां बीजेपी की है, ये पार्टियां कांग्रेस की है। इसका मतलब है कि ये सामाजिक तरीके से भी फूट डालने की बात है, सामाजिक तरीके से उनको नीचे रखने की बात है और पॉलिटिकली भी उनको इन्वैलिड करने की बात है। तो ये सब जाति व्यवस्था जो आरएसएस की जो पॉलिसी है, वही पॉलिसी दृढ़ करने की बात है, ऐसा हमें लगता है। अभी जो हम देखते हैं कि इस देश का जो ऊंची नौकरियां में एससी का परसेंटेज केवल 4% है और सॉरी 4% एसटी का है और 4.9% इसका 2022 के मुताबिक। तो इसका मतलब क्या है कि जो 15 और 8.5%, 22% लोगों के हाथ में 8 तक की नौकरियां है। ओबीसी का भी वही हाल है, क्योंकि ऊंची नौकरियों में ओबीसी को कुछ नहीं है। मैंने 75-80% पॉपुलेशन को सबसे कम नौकरियां है और जो बचे कुछ 15% लोग हैं उनके हाथ में सबसे मेजोरिटी है। तो उसका जायजा लेना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि वो बोलते कि वो शेड्यूल कास्ट में ऊंच नीचा होता है। अछूत लोगों में भी कोई जाति ऊंच है, कोई जाति नीच, मगर ये सभी जाति अभी ओबीसी में है, ब्राह्मणों में भी है। कुछ ब्राह्मण बोलते हैं कि हम इस जाति से ऊंच है, ओबीसी वाले भी वैसे ऊंच नीच है, वो अनटचेबिलिटी भी है। तो इसका मतलब है ऊंच नीच यानी कम ज्यादा, पढ़ना, गरीबी, ये सब बातें सभी जातियों में है। फिर भी उन जातियों का जो वर्चस्व है वो कायम रहता है। गरीब ऊंची जाति वाले को पैसे वाला दलित भी नमस्कार करता है, उल्टा नहीं होता है। तो मानसिकता, जाति व्यवस्था की मानसिकता है, वो बरकरार रखने की बात इस निर्णय से हुई है, ऐसा हमें लगता है। और जो बाकी जो कास्ट सिस्टम के जो जरिए सत्ता चल रही है, उसके लिए भी हमने ये बोलता है कि ये आपस में लड़ाने की बात भी ये कर रहे हैं। जाति जनगणना करने के बजाय इसका कोई अच्छा नहीं लगे। कौन सी जाति में, सभी जातियों को निकालो, जायजा क्या है, ब्राह्मण से लेकर दलितों तक, किस जाति के हाथ में क्या है, कितनी नौकरियां है, कितनी प्रॉपर्टी है, रिसोर्सेज कौन सी जाति में कितने हैं, ये सब निकालने के बाद खराब जो एक्सरे हो जाएगा पूरे समाज का, पूरे देश का, ऐसा हमें लगता है वो करना चाहिए। मगर ऐसी जो नीति हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले से मंडल कमीशन के खिलाफ भी निर्णय दिया था, क्रिमिनल लगाया उसमें। मंडल कमीशन का बोला नहीं कि क्रिमिनल लगाना चाहिए, कोर्ट ने लगाया। अभी SC/ST को क्रिमिनल लगाना, इसका मतलब है कि उनमें उनकी जो पॉसिबिलिटी है नौकरी में रखने की, उसको कम करना है। गरीब SC वाला कोई अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता, ऊंची पढ़ाई नहीं कर सकता, तो उसको नौकरी नहीं लगेगी, और जो क्रिमिनल जिसको लगा वो उसकी नौकरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब दोनों तरफ से उनकी नौकरियां कम करने की बात है। ये भी बहुत गलत है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस देश का अगर समानता तुमको चाहिए, इस देश के समान, सब मानव समान है, सब जातियां समान है, कोई उच्च नहीं कोई नीच नहीं, ऐसी मानसिकता नहीं है, इसलिए सब ये हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। जी मैं इस बीच हमारे साथ गीता रामकृष्णन जी जुड़ गई हैं। आप मैडम जरा फ्रेम में आ जाइए, उसके बाद आपके पास हम आते हैं। और जी तब तक चलते डॉक्टर सलीम खां के साथ का। डॉक्टर सलीम खां साहब, आपकी टिप्पणी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में ये फैसला देखने के बाद मुझको भी बाबरी मस्जिद का फैसला याद आ गया। जैसा कि अभी डॉक्टर मीना कह रहे थे, उन्होंने एक पहलू की तरफ ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि जनता चाहती है और मेजॉरिटी चाहती है तो इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं, और वो गिनती नहीं की गई थी। अगर गिनती की जाए तो भी अदालत का, इंसाफ का ताल्लुक मेजॉरिटी माइनॉरिटी से नहीं है। अगर मेरी बिल्डिंग के सारे लोग ये बोलें मेजॉरिटी के साथ कि सलीम का बोरिया बिस्तर बाहर गेट पे खड़ा होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि भाई बिल्डिंग के सारे लोगों ने ये फैसला किया इसलिए सलीम को घर खाली करना चाहिए। इंसाफ का ताल्लुक जो है वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी से नहीं होता। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें मानी थी। एक बात ये थी कि साहब नीचे कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला, मूर्ति रखना गलत था, बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, लेकिन फिर भी बाबरी मस्जिद की जमीन मंदिर को दे दी जाए। तो इसी तरह का ये फैसला है जो कि अभी हुआ है। अब देखिए कि पूछा क्या गया था और जवाब क्या दिया गया। इसका मतलब यह है कि अंदर एक बात है, वो जो है वो पूछा ना जाए तो भी बोली जाती है, और वो सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक बेंच है वो बोलती है।
पूछा गया था कि भाई कैटेगराइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप ये कहते कि भाई नहीं होना चाहिए, या आप ये कहते कि होना चाहिए। आपने उठा के क्रीमी लेयर का मामला छेड़ दिया। अरे भाई वो इस मुकदमे में था क्या? तो पहली बात तो ये गलत है। दूसरी बात ये है कि ये जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है इसको हमारे यहां समझा नहीं गया। ये कहा जाता है कि दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में एफर्मेटिव एक्शन हर जगह है। जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए फैसले किए जाते हैं, उनको जगह दी जाती है, उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। अमेरिका में भी है जो इतना डेवलप्ड कंट्री है। तो ये कोई एहसान नहीं है, ये उनका हक है जिनको कि बरसों तक जो है, आपने सदियों तक जो है वो दबा के और पीछे रखा। तो ये कोई गरीबी निर्मूलन का भी फॉर्मूला नहीं है कि साहब उसने एक जनरेशन में नौकरी हासिल कर लिया तो अगली जनरेशन में उसको नहीं मिलेगा। ये असल में भागीदारी का मामला है, जिसके बारे में अभी हमारे दोस्तों ने बताया कि आप 70 साल से दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भागीदारी कितनी हुई। अब जो लोग इतने सारे सालों में रिजर्वेशन हासिल करने के बाद सत्ता में भागीदारी से नजदीक आए हैं, आप उनको ढकेलना चाहते हैं और फिर उन लोगों को लाना चाहते हैं, वो 70 साल में नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो क्वालिफाई कर रहा है आपके बराबर आने के लिए, थोड़ा आप पीछे, थोड़े से धक्के से वो आपके बराबर आ सकता है, आप उसको वंचित करना चाहते हैं। और जो नहीं आ सकता है उसके नाम पे वंचित करना। आप ये नहीं बोलते कि मैं नहीं चाहता कि ये मेरे बाजू में खड़ा हो, आप ये बोलते कि वो बेचारा पीछे खड़ा है, उसके रास्ते में आप खड़े। अरे उसके रास्ते में तुम खुद खड़े हो, तुमने उसको आगे आने नहीं दिया। अभी जो ट्रेन की मिसाल दी गई, आपने आधे से ज्यादा डब्बे एसी के बना दिए, और फिर रिजर्व क्लास, और फिर फर्स्ट एसी, और फिर उन सारों को जनरल डब्बे में आप घुसेंगे। तो ये लड़ाने वाली बात है कि वो जो आ गए हैं वो अपने ही लोगों को आने नहीं दे रहे, आप आने दे रहे हैं क्या? तो ये सीरियस चीज है भागीदारी का, और भागीदारी का निर्मूलन नहीं हुआ है, ये तो अभी डेटा से सामने आ गई। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अस्पष्टता, अनटचेबिलिटी के खत्म करने के लिए यह मामला लाया गया था। क्या ये खत्म हो गई है? अरे भाई, हमारे राष्ट्रपति को अजमेर में एक मंदिर में जाने नहीं दिया गया, भुवनेश्वर में धक्के उनको और उनकी वो पत्नी को धक्के दिए गए। अभी केस चल रहा है, फैसला कभी नहीं होगा, इसलिए कि ये जजेस करेंगे ही नहीं अपने खिलाफ फैसला, और उन पुरोहितों के खिलाफ फैसला जिन्होंने कि उनको इंसल्ट किया। अभी मुर्मू गई थी दिल्ली में एक मंदिर में जगन्नाथ के, उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया, बोले बगैर बताए आ गई थी। क्या बता के आएंगी? और दूसरे मंत्री बगैर बताए गए तो वो गर्भगृह के अंदर चले गए। तो जो जिस समस्या के समाधान के लिए ये चीज लाई गई थी, वो समस्या अगर राष्ट्रपति के साथ है तो बाकी लोगों का क्या मिसाल दिए, बाकी लोगों की क्या आप उदाहरण देंगे? तो ये सब बेकार की बातें हैं, और मैं समझता हूं कि ये जो है वो, जैसा कि अभी कहा गया, रिजर्वेशन को खत्म करने के चोर दरवाजे। देखिए, ये एक चोर दरवाजा है कि आप उसमें वर्गीकरण कीजिए, फिर आप स्टेट गवर्नमेंट को इसका पावर, खुद उत्तर प्रदेश की, आपके प्रदेश राजनाथ सिंह ने एक कमीशन बनाया था, तो उसने क्या फैसला किया पता है आपको? उसने कहा कि साहब शेड्यूल कास्ट में जो है वो जाटव सबसे आगे है, यानी उसको नहीं देना चाहिए। क्यों? बीएसपी को वोट देता है। और फिर कहा कि यादव सबसे आगे हैं, और किसको देना चाहिए? तो साहब जाट को देना चाहिए, इसलिए कि जाट हमको वोट देगा। तो यहाँ इंसाफ से फैसला कहाँ होता है? यहाँ तो भाई जिससे अपना राजनीतिक फायदा हो उसको दो, जिससे आपका राजनीतिक नुकसान है उससे लो। तो आप ऐसे लोगों से जिनका कि ये ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको आप दे रहे हैं कि भाई आप फैसला कीजिए कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन क्रीमी लेयर में। इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत जो है वो ठीक नहीं। आप देखिए,
प्राइवेटाइजेशन का एक मामला अभी सामने आया, लैटरल एंट्री का मामला सामने आया। आप जो पब्लिक सेक्टर था जहां रिजर्वेशन था उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर नुकसान कराया जाता है। जिस पब्लिक सेक्टर को पहले फैसला किया कि साहब HPCL को बेचना है, तो उनके ऑफिसर से कहा जाता है कि अब आप इसको घाटा कराओ, वो घाटे में जाती है, फिर सरकार आती है, बोले देखो घाटा हो रहा है, फिर उसको बेचती है, फिर उसको एक आदमी खरीदता है एयर इंडिया, और जैसे ही वो खरीदता है वो फायदे में चली जाती है। सवाल ये है कि वो जो सरमायादार है वो एक ऐसी कंपनी को खरीदता क्यों है जो घाटे में जा रही है? वो अपना दुश्मन है, उसको मालूम है कि ये घाटे में नहीं जा रही है, इसको घाटे में डाला जा रहा है मुझको बेचने के लिए, और उसका भी फायदा कर दिया, और उसमें जो रिजर्वेशन की वजह से जिन लोगों का फायदा होता था उनको भी वंचित कर दिया। दूसरी बात है लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री में आप दीजिए SC ST को, बताइए कि हमने 52 में से जो है वो 25-26 लोगों को ले लिया, बल्कि 52 में से 35 लोगों को ले लिया, इसलिए हम लैटरल एंट्री कर रहे हैं ताकि ये आगे आए। उसमें तो एक को नहीं लेते। तो ये सब जो है वो धोखाधड़ी की बातें हैं। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन के बारे में एक बात बहुत होती है कि साहब रिजर्वेशन की वजह से हमारी क्वालिटी खराब हो जाएगी। अगर कोई आदमी रिजर्वेशन कैटेगरी से डॉक्टर बन जाएगा तो वो इलाज नहीं करेगा, वो लोगों को मारेगा। अरे बाबा, आधे से ज्यादा तो डोनेशन से दाखिले होते हैं। डोनेशन कौन देता है? जो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, जिसके मार्क्स कम होते हैं। तो पैसे देके जो आदमी पढ़ाई करेगा, जिसके मार्क्स कम थे, उससे क्वालिटी खराब नहीं होगी। वो इंजेक्शन लगाएगा तो कोई मरीज नहीं मरेगा, वो तो अमृत लगाएगा ना। और कोई गरीब अगर शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का आदमी रिजर्वेशन की बुनियाद पर मेहनत करके डॉक्टर बनेगा, उसके परसेंटेज मार्क्स कम थे, तो उसके बारे में आप ये करेंगे कि ये तो साहब सरकारी दामाद है। हमारे IIT में पिछले दिनों जो है वो एक लड़के ने खुदकशी कर लिया, आत्महत्या कर लिया। नायर हॉस्पिटल में एक शेड्यूल ट्राइब लड़की ने आत्महत्या कर लिया। क्यों किया? कितनी मेहनत करके वो गई और मेडिकल उसमें दाखला लिया, और फिर उसने जो है वो अपने बाप को फोन किया, बोले बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये सुलूक आज हो रहा है, आज बंबई जैसे शहर में हो रहा है। छोड़िए गांव देहात की बात, जिसके बारे में अभी मैं सुन रहा था किसी से कि वहां तो जहन्नुम है उनके लिए जीना, नर्क में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो शहर है बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन, वहां पर जो है हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो है वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये इस विषमता को दूर करने के बजाय आपस में लोगों को लड़ाओ, उनको बताओ कि देखो इनकी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, और उनकी ताकत को तोड़ो, बांटो और काटो। ये जो अंग्रेजों की फलसफा था और उससे पहले इनका अपना भी फलसफा था, उसी को दोबारा लाने की ये एक साजिश है, मैं समझता हूँ। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे एक ये भूषण साहब थे जो वजीर कानून भी थे, लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आपको वो फैसला गलत लगता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो फैसला गलत है, इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल में बताया था, इंडिया के लॉ मिनिस्टर ने, कि आपको अगर कोई फैसला, और अभी आप देखिए पूरा आपका पैनल कह रहा है, अगर कोई चीज गलत लगती है तो वो सुप्रीम कोर्ट की हो या सरकार की हो या किसी पैनलिस्ट की हो या किसी XYZ की हो, वो गलत है, उसकी वजह से नाइंसाफी होती है, तो हमको उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाना चाहिए। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो है वो इतने अहम और इतने सेंसिटिव टॉपिक पे आज डिस्कशन रखा। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो साजिशों का मकड़जाल है, और मकड़ी अपने जाले में जिसको फंसा लेती है अपने शिकार को, तो ये कहीं न कहीं से ये निजता पक्ष द्वारा और ऐसे व्यवस्था में को बनाए रखने वालों का ये मकड़जाल है। इससे कैसे निकलेंगे उसी के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अब हम चलेंगे गीता रामकृष्णन जी के पास।
गीता रामकृष्णन जी ऑर्गेनाइज वर्कर्स फेडरेशन चेन्नई से आती हैं। आप फ्रेम में आ जाए मैडम, और आप अपनी बात रखें इस पर। आप क्या देखती, कैसे देखती है, और खास करके ये मामला तो आपके यहाँ से ही संबद्ध है। गीता जी। मेरे सॉरी, आई विल हैव टू स्पीक अ बिट इन इंग्लिश ओनली, क्योंकि वो मेरा हिंदी तो बहुत आप हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप बोलिए अपने हिसाब से। ब्रोकन हिंदी है ये, ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम है। नहीं, अभी हमारा तमिलनाडु में और ड्रेविडियन मूवमेंट के आधार पर वो हमारा स्थिति क्या है कि वो अभी भी कास्ट सिस्टम इन स्पाइट ऑफ ऑल रिजर्वेशन, सिर्फ रिजर्वेशन वो सोल्यूशन नहीं है। रिजर्वेशन जरूर चाहिए, ये पहला चाहिए, और उसके बाद वो कैसे हम कास्ट सिस्टम को तोड़ सकते हैं, ये भी अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है तमिलनाडु में। और इतना वो इंटरकास्ट मैरिज में वो मारते हैं, वो हर महीना 2-3 लोग को मारते हैं, 2-3 शादी में ऐसा होता है। ये बहुत दुख की बात है, और इसीलिए वो इन स्पाइट ऑफ ड्रेविडियन मूवमेंट, पेरियार, सभी लोग वो इतना वो कास्ट सिस्टम के विरोध पर इतना लोग काम किया, फिर भी हमारा स्टेट में इतना ज्यादा वो आत्महत्या भी हो रहा है, और दूसरा है कि मारते हैं, दोनों हो रहा है। और नीट का प्रॉब्लम, ये भी बहुत ज्यादा शेड्यूल कास्ट और ओबीसी वालों का प्रॉब्लम हो गया। तमिलनाडु में ऐसा है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑफ मेडिकल एडमिशन तो अलग तरीका था। वो कट ऑफ मार्क्स होगा, और कोई भी वो गांव का लड़की है या एससी का लड़की, कोई भी बिलो कट ऑफ मार्क्स वो तो उनको, और रिजर्वेशन भी है, और ऐसा वो एडमिशन मिला। और पीजी के लिए भी अलग तरीका रिजर्वेशन। आप यूजी के बाद गांव में 5 साल काम करने वाले डॉक्टर्स को वो 50% रिजर्वेशन है वो पीजी का एडमिशन में। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग, अच्छा डॉक्टर्स गांव में काम किया, और हमारा हेल्थ सिस्टम भी बहुत अच्छा था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अभी तो नीट आने के बाद ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो पैसा वाला 1 लाख देना है और ऐसा है, और इतनी महिला वो लड़कियां आत्महत्या किया, इस साल भी वो आत्महत्या किया। बहुत अच्छी तरह का वो मार्क्स मिला वो +2 में, फिर भी वो नीट का प्रॉब्लम है। वो गरीब लोग हैं, एससी शेड्यूल कास्ट का महिला है, वो इसीलिए वो आत्महत्या होते रहते हैं, ये प्रॉब्लम है। और अभी वो आप अभी तो एक इंटरनल रिजर्वेशन भी हमारा एक उसके लिए भी वो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ बात किया और अलाउ किया। और ये अच्छा है मुझे लिए, क्योंकि वो लोग किसका है, वो अरुंधतियर का कम्युनिटी, वो एससी में सबसे नीचे। ये पता नहीं नॉर्थ में
उसका नाम क्या है पता नहीं, चमार ऐसा, वो चप्पल बनाने वाले और सफाई कर्मचारियों ये इसी कम्युनिटी में है, और उनको वो ज्यादा पढ़ने में या सरकारी काम दूसरी तरीका काम में बहुत कम, इसीलिए उन्होंने उसी संगठन ने इतनी साल वो लड़ने के बाद ये तो मिला अभी। और दूसरा मेरा सुझाव ये है कि अनलेस देयर इज अ कास्ट सेंसस जरूर होना चाहिए। बिना कास्ट सेंसस वो रिजर्वेशन को ठीक तरह नहीं अमल कर सकता, ये भी बहुत जरूरी है। और दूसरा है कि वो कास्ट सिस्टम को कैसे तोड़ना, वो भी सभी लोग समझना चाहिए, क्योंकि अभी शादी वो इंटरकास्ट मैरिज होते हैं तो मारते हैं, वो बहुत दुख की बात है। तो तमिलनाडु में इतना ज्यादा होता है, नॉर्थ में भी ऐसा होता है, राजस्थान में उसको रोकने के लिए एक कानून भी लाया, मैंने ऐसा खबर मिला। ऐसा हम भी इधर तमिलनाडु में ये कानून के लिए हम लड़ते हैं। वो इंटरकास्ट मैरिज को जरूर एनकरेज करना है, उनको उनका बच्चों को जरूर सरकारी काम मिलना है, और सरकार भी मदद करना है उनको, या उनको शेल्टर्स बनना है सब जगह में, ऐसा जरूरी। इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस कोई भी, उसमें जरूर सुरक्षा देना है, ये बहुत बहुत जरूरी है। हम कास्ट सिस्टम को तोड़ना, इसको खत्म करना सिर्फ रिजर्वेशन का प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा वो रिजर्वेशन जरूर चाहिए, और साथ साथ हम इसका वो कुछ बदलने के लिए कुछ करना जरूरी है। और गांधी जी भी उस समय मैं जरूर सोचती हूँ, मेरा पिताजी वो कम्युनिस्ट पार्टी का है और कम्युनिस्ट पार्टी के में थे, और फिर उनका कहना था कि सर्वोदय मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हुआ तमिलनाडु में, ज्यादा से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज। दलित महिलाओं को आप कृष्णम्माल और जगन्नाथन जी से के बारे में आप सुना होगा, और ऐसा कपल्स ज्यादा है उसमें सर्वोदय में, इसीलिए कम्युनिस्ट से ज्यादा गांधीयंस अच्छा है, ऐसा उन्होंने उस समय वो बात किया ऐसा। और नॉर्थ में सोशलिस्ट ज्यादा है, और सोशलिस्ट भी इसको इनकरेज करना बहुत जरूरी है, इंटरकास्ट मैरिजेस को, और वो इंटरकास्ट कपल्स को सुरक्षा देना है, वो भी हम जरूर करना पड़ेगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह पूरी व्यवस्था अभी हम लोग देख रहे थे कि मकड़ी जाला अब अपना बनाती है। मकड़ी जिस तरीके से हवा में जाला बनाती है अपना एक आध जगह अपना आधार बना करके, तो वही स्थिति है। इसको सही माने में संवेदनशील तरीके से देखने की जरूरत है। कोटा बिल कोटा बात तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल है कि जो भी लोग हैं जो हमारी है